सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी फिर उरूज पाने लगा। जदीद दौर में भारी स्कूल बैग बच्चों के लिए बोझ। रीमो बैराज सेंट्रल पंजाब का मशहूर तफरीही मकाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल जमहूर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अफजाल अब्बासी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे दूसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हॉकी चैम्पियनशिप की, जिसका पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है और दूसरे मरहले के मैचेस जो हैं वो जारी हैं। इस वक्त हमारे साथ कोच मौजूद हैं टीम के, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। असद भाई बताइएगा, कितना समझते हैं ये इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है यंग प्लेयर्स के लिए, हॉकी की प्रमोशन के लिए? जी थैंक यू। सबसे पहले तो बोल का बहुत शुक्रिया कि पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के लिए ये स्पेशली ग्राउंड में तशरीफ़ लाए। हॉकी जो है पाकिस्तान का कौमी खेल है और मैं अपने आपके नाज़रीन को मैं ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान स्टिल इस वक्त लीडिंग पोजीशन में है। 4 वर्ल्ड कप और 3 ओलंपिक्स पाकिस्तान ने जीते हुए हैं और कोई भी मुल्क इस वक्त तक ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। लेकिन पिछली कुछ दहाइयों से कुछ शॉर्टफॉल हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये खेल ज़वाल का शिकार है। लेकिन दोबारा से मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ और हमारे आर्मी की जानिब से ये एक बहुत खुशाइंद कदम है, जिसमें सबसे पहले क्लब लेवल पर मुकाबले करवाए गए, उसके बाद ये डिवीज़नल लेवल पर जिसमें चारों ज़िला लॉ डिवीज़न के इस वक्त कम्पीट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो नेशनल राउंड है वो शुरू होगा। सो इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी काविश है आर्मी चीफ की और उसके अलावा स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की और तमाम आने वाली टीमों की। और ग्रास रूट लेवल पर ये एक बहुत सुनहरी कदम साबित होगा पाकिस्तान आर्मी का, स्पोर्ट्स का और हॉकी के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा कदम होगा ये। असद भाई, आप कोचिंग भी कर रहे हैं, यंग बच्चों में कितना टैलेंट देख रहे हैं कि किस तरह का वो खेल पेश कर रहे हैं? क्या वो इंटरनेशनल लेवल पे हमें कम्पीट कर सकेंगे इंडिया को और हरीफ ममालिक को? इसमें मैं इट्स टू अर्ली, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान आर्मी की जो चैम्पियनशिप है, जो उन्होंने इसका फॉर्मेट बनाया है जिसमें 4 डिपार्टमेंट खिलाड़ियों को अलाउ किया और बाकी सारे खिलाड़ी 21 साल से अंडर 21 खिलाड़ी उन्होंने शामिल किए हैं। और मैं समझता हूँ इस वक्त शहबाज सीनियर भी मौजूद हैं, बहुत सारे सिलेक्शन कमेटी मौजूद है और बहुत सारा टैलेंट इस वक्त नज़र आ रहा है जो कि क्लब लेवल से सामने आया है इस वक्त डिवीज़न लेवल पर। और एक मैं समझता हूँ कि बहुत एक अच्छी काविश है आर्मी की भी और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की भी। जी बिल्कुल, कोच हैं असद, उनका कहना है कि आर्मी चीफ की और आर्मी की बहुत अच्छी कोशिश है हॉकी के खेल के रिवाइवल के लिए। अब कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। बोल जमहूर में इस वक्त हमारे साथ ओलंपियन शहबाज सीनियर मौजूद है। सर बताइएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हॉकी चैम्पियनशिप का जो दूसरा साल है कामयाबी के साथ जारी है, पहला फेज़ भी बड़ा कामयाबी से मुकम्मल हुआ, कितना अहम समझते हैं नए बच्चों के लिए ये टूर्नामेंट? देखें, बात यह है कि आर्मी का बड़ा इनिशिएटिव है हॉकी को रिवाइव करना, क्योंकि पाकिस्तान की पहचान हॉकी ही रही है। जब हम भी खेलते थे तो बच्चे जो हैं बड़े डिवोटेड और डेडिकेटेड तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी इसकी बड़ी अच्छी कवरेज आ रही है। तो हॉकी का रिवाइव होना बड़ा ज़रूरी है ताकि हमारी जो यूथ है उसको राइट डायरेक्शन मिल सके। हम भी हॉकी रिवाइवल में, स्पोर्ट्स की प्रमोशन में सब के साथ हैं, मिलकर काम करेंगे, क्योंकि इसी मुल्क की वजह से हमें भी नाम मिला है, हमें भी पहचान मिली है। तो ये हॉकी जो है मज़ीद बेहतर होनी चाहिए और इसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसा सिस्टम दें कि अगर आज नहीं तो 5 साल बाद हम दोबारा वर्ल्ड लेवल पर आ सकें। तो सर अभी आप बच्चों का मैच खुद देखने आए हुए हैं, स्टेडियम में मौजूद हैं, गेम कैसी देख रहे हैं बच्चों में? अपनी कुछ यादें ताज़ा हुई हैं? क्या वही सुनहरी दौर हमें वापस देखने को मिलेगा? इनमें से शहबाज सीनियर निकलेंगे? अगर इन बच्चों पे ज़ाहिर है इन्वेस्ट किया जाए, अच्छा टैलेंट हो जिसको हम हंट करके प्रॉपर जगह पे रख के ट्रेंड करें तो पॉसिबल है शहबाज सीनियर एक नहीं कई पैदा हो सकते हैं। लेकिन जो मैं अभी बच्चों की परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, जो उनका फ़िज़िकल फिटनेस लेवल देख रहा हूँ, मुझे उनसे कोई ख़ास तवक्कुआत नहीं है। मैं उनको डिस्करेज नहीं करना चाहता, क्योंकि जब आपने वर्ल्ड लेवल पे जाना होता है
उसके लिए बड़ी प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए, बड़ा प्रॉपर सिस्टम चाहिए, बड़ी प्रॉपर तैयारी चाहिए, अच्छी डाइट चाहिए, केयर चाहिए। तो ऐसी कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं है हॉकी में। और सर, जो नए बच्चे हैं या जो हॉकी के फैंस हैं, जो हॉकी को एज ए प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है पाकिस्तान के बच्चों के लिए? देखें, बात यह है कि अगर वो हॉकी में आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, क्योंकि पाकिस्तान की टीम और में शामिल होना, पाकिस्तान की शर्ट पहनना एक प्राइड की बात है। और अगर वो डिवोटेड हैं, वो ये फ़ैसला करें कि उन्होंने एक बेहतर प्लेयर बनना है, तो अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे तवज्जो दें, अपना जो हॉकी की सेंस है उसको अपने अंदर इम्प्रूव करें। जी बिल्कुल, जिस बच्चे ने भी हॉकी में अपना नाम कमाना है, जिस प्लेयर ने कमाना है, वो हॉकी के खेल की सेंस पैदा करे और अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है उस पर ख़ास तौर पर तवज्जो दे। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ इकराम गुज्जर साहब मौजूद हैं, जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कांग्रेस के रुकन भी हैं और इस क्लब की जो है वो कोचिंग भी कर रहे हैं। सर बताइएगा, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ चैम्पियनशिप हॉकी जो है मुसलसल दूसरे साल हो रही है और उसका इस साल का दूसरा जो लेवल है उसके मैचेस चल रहे हैं, कैसा देख रहे हैं इस टूर्नामेंट को और इसमें जो टैलेंट है बच्चों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। ये आर्मी चीफ़ और पीएचएफ का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें ये क्लब लेवल से शुरू होता है। जो डिस्ट्रिक्ट में क्लब्स हैं ना, देखो पहले सबसे वो पार्टिसिपेट करती हैं। ग्रास रूट लेवल पे बेहतरीन इक़दाम है ये। आपके क्लब प्रमोट होंगे, हॉकी प्रमोट होगी, पाकिस्तान हॉकी प्रमोट होगी और इसके इंतज़ाम जो हैं वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, इंतहाई अच्छे जा रहे हैं और यंग टैलेंट सामने आ रहा है इंशाल्लाह। बहुत मेरे ख्याल से तो ज़बरदस्त प्रोग्राम है, इसको जारी रहना चाहिए ऐसे। और पीएचएफ पूरा तावन कर रही है आर्मी के साथ। आर्मी के हवाले से बहुत अच्छा टूर्नामेंट जा रहा है ये। अच्छा गुज्जर साहब, जो एक कौमी खेल का सुनहरी दौर था, क्या वो टाइम वापस आएगा कि पाकिस्तान दोबारा से हॉकी में आलमी चैम्पियन बने? आप बच्चों की खुद कोचिंग कर भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, मुखालिफ टीमों के बच्चों को भी देख रहे हैं, तो कैसा टैलेंट देख रहे हैं बच्चों में? इसमें हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स चल पड़ी हैं। देखो हॉकी एक तो गेम कुछ महंगा हो गया है, दूसरा बच्चों के पास रोज़गार नहीं है। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारी पाकिस्तान हॉकी में, बच्चों की हॉकी इसलिए नीचे जा रही है कि देखो उनका मुस्तकबिल नहीं है, जॉब्स नहीं है। जब तक ये नहीं होंगी, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, तो क्या कर सकते हैं बच्चे? देखो जब बच्चे थोड़ा सा खेलने के काबिल होते हैं, बड़े होते हैं, उनके रोज़गार के मसाइल पैदा हो जाते हैं। अगर हमारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कोशिश कर रही है इंशाल्लाह और गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हमारे बच्चे इंशाल्लाह वो टाइम आ सकता है। गवर्नमेंट की सपोर्ट से हमारे साथ वो टाइम आ सकता है। जिस तरह आर्मी सपोर्ट करी है, इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि वो टाइम वापस आएगा। बच्चों को जिस तरह ग्रूम किया जा रहा है इस टूर्नामेंट के थ्रू, क्या कहेंगे? हाँ इंशाल्लाह वो टाइम तो वापस आएगा। थोड़ा सा आर्मी ग्रूम भी कर रही है। थोड़ा सा इसमें ना जो बच्चे अपकमिंग होते हैं उनका थोड़ा सा रोज़गार का मसाइल हल हो जाए ना, गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो ये और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, इकराम गुज्जर साहब का कहना है कि अगर जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनके रोज़गार का मसला हल हो जाए तो हॉकी के खेल को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा, मज़ीद जो है वो इस खेल में, बच्चों के खेल में निखार पैदा होगा। बाबा गुरु नानक हॉकी क्लब के प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हॉकी चैम्पियनशिप कैसा एक्सपीरियंस आपका जा रहा है और कितना ज़रूरी है इस खेल को प्रमोट करने के लिए इस चैम्पियनशिप का इनेकाद? शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। जैसा कि मैं समझता हूँ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ टूर्नामेंट पिछली बार जब हुआ है पाकिस्तान में हॉकी बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई है। ये उनका सेकंड स्टेप है, सेकंड टूर्नामेंट है। इस बार भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में हॉकी प्रमोट होगी और हो रही है। ये बहुत अच्छा स्टेप है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का। तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन है हॉकी में? मेरा फेवरेट प्लेयर अम्माद भट्ट, कैप्टन पाकिस्तान हॉकी टीम। ठीक हो गया। आप बताएं जी, आप कैसा देखते हैं इस टूर्नामेंट का इनेकाद और कितनी ग्रूमिंग हुई है इस टूर्नामेंट के थ्रू आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ये टूर्नामेंट हो रहा है और टूर्नामेंट पाकिस्तान में होने चाहिए। पाकिस्तान में टूर्नामेंट होने चाहिए और इससे हॉकी प्रमोट होगी, ऊपर आएगी। अभी हॉकी का लेवल थोड़ा सा कम है, इंशाल्लाह ताला लेवल हम ऊपर लाएंगे इसका। जी भाईजान, आप बताएं, आप भी बाबा गुरु नानक हॉकी क्लब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस टूर्नामेंट में आपने पार्टिसिपेट किया है, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बाबा गुरु नानक हॉकी अकेडमी ननकाना साहब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये जो आर्मी चीफ़, सेकंड चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ये चैम्पियनशिप हो रही है, इससे टीनेजर बच्चों में हॉकी की लगन बढ़ रही है क्योंकि ये इसमें डिपार्टमेंट्स प्लेयर सिर्फ एक टीम में 4 प्लेयर अलाउड हैं और टीनेजर बच्चों को मौका मिल रहा है कि वो अपना
टैलेंट दिखाएं और वो ऊपर आएँ। जब तक टीनेजर बच्चे ऊपर टैलेंट नहीं आएगा तब तक हॉकी ग्रूमिंग नहीं होगी। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, जब तक नौजवान बच्चों को मौका नहीं मिलेगा उस वक्त तक हॉकी का खेल प्रमोट नहीं होगा, ये प्लेयर्स का कहना है। मज़ीद कुछ और लोगों से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ नेशनल अंपायर हॉकी के शिराज आलम साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चैम्पियनशिप जो हॉकी की हो रही है इसको कैसे देखते हैं? कौमी सतह पर इस खेल को दोबारा प्रमोट करने में कितना अहम किरदार अदा करेगी? जी बहुत अच्छा कदम है पाकिस्तान आर्मी का। इसमें यंग बच्चों को मौका मिल रहा है आगे आने का और टैलेंट सामने आ रहा है और ये बहुत अच्छा PHF का इनिशिएटिव है जिसमें आसफ बाजवा, शबाज सीनियर, राना मुजाहिद, अंजम सईद साहब और सीनियर काफ़ी जो सीनियर खिलाड़ी उनका तावन है। इसमें यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, पाकिस्तान प्लेयर्स हैं, डिपार्टमेंट के 4 प्लेयर्स इसमें अलाउ हैं और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हॉकी के लिए। सर आप अंपायरिंग भी करते हैं, कैसा टैलेंट देख रहे हैं? क्या वही सुनहरी दौर वापस हॉकी में लौट आएगा? स्पेशली जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चैम्पियनशिप करवाई जा रही है, मुसलसल दूसरा साल है इस चैम्पियनशिप का, तो कितना प्रमोट होगा खेल इस चैम्पियनशिप से? जी टैलेंट तो काफ़ी है नीचे, सिर्फ इसमें आगे आने को जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, वो जब तक साथ शेयर नहीं करेंगी तो हॉकी ऊपर नहीं आएगी। अब आर्मी चीफ ने ये स्टेप लिया है तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसमें टैलेंट काफ़ी आगे आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आर्मी चीफ का हॉकी की प्रमोशन के हवाले से। कुछ प्लेयर्स हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अब बताइएगा कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस चैम्पियनशिप के इनेकाद में? आपने पार्टिसिपेट किया, कैसे मैचेस रहे, क्या समझते हैं आगे आपको कितना इससे बूस्टअप मिलेगा? जी पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने इस टूर्नामेंट में मुझे एक अच्छी परफॉर्मेंस देने की तौफीक दी और काफ़ी हुआ कि हर मैच में अल्लाह ताला ने गोल करने की तौफीक दी है। तो इसी तरह मेरा कॉन्फिडेंस और बहाल होता जाएगा ताकि मैं, और मेरे लिए एक काफ़ी अच्छा ये मोटिवेशनल टूर्नामेंट है कि मैं पाकिस्तान जूनियर के कैंप में आ सकूँ और टीम में आ सकूँ। जी बिल्कुल, प्लेयर्स का कहना है कि काफ़ी मोटिवेशन मिली है इस टूर्नामेंट से। कुछ और प्लेयर्स मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाईजान बताइएगा कैसा टूर्नामेंट रहा ये और कितना ज़रूरी था ये टूर्नामेंट नए बच्चों के लिए? जिस तरह के इस टूर्नामेंट में डिपार्टमेंटल प्लेयर्स सिर्फ 4 अलाउ थे, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि इसमें यंग प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा उन्होंने मौका दिया है इस टूर्नामेंट के ज़रिए। और इस टाइम हॉकी की यही है कि जो प्लेयर्स हैं उनको खेलने के लिए मिल नहीं रहा, तो ये टूर्नामेंट इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपनी स्किल्स शो करने के लिए यंग प्लेयर्स को, तो ये बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, यंग प्लेयर्स को हॉकी खेलने का मौका मिल रहा है, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। कुछ और प्लेयर्स भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी आप बताइएगा कि ये टूर्नामेंट आपके लिए कितना ज़रूरी था, कितना इम्पोर्टेंट था? आपको मज़ा आया ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट? नहीं बिल्कुल, हमें बहुत मज़ा आया ये इवेंट खेल के। और ये है कि छोटी सतह पर जो छोटे प्लेयर हैं उनको मौका मिल रहा है खेलने का। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हॉकी इवेंट हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा इवेंट हो रहा है और ये है कि बिल्कुल जो छोटे खिलाड़ी हैं उनको मौका मिल रहा है खेलने का। जी बिल्कुल, नौजवान प्लेयर्स को जो है वो खेलने का मौका मिल रहा है। कुछ और प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हॉकी चैम्पियनशिप दूसरे साल मुसलसल हो रही है, कैसे देखते हैं इस टूर्नामेंट को? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और इंशाल्लाह देखें इस तरह के इवेंट और होंगे तो इंशाल्लाह हम इम्प्रूव होंगे और एक अच्छे प्लेयर बनेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद प्लेयर्स का ये कहना है कि जो हॉकी की प्रमोशन है उसके लिए इस टूर्नामेंट का इनेकाद बहुत ज़रूरी था और इस टूर्नामेंट में खेल के अपनी सलाहियतों को मज़ीद बेहतर करने का मौका मिला है। कुछ और प्लेयर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप बताइएगा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सेकंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हॉकी चैम्पियनशिप को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड चीफ ऑफ आर्मी हॉकी टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट रहा जिसमें हमें नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर के दरमियान खेलने का मौका मिला है। ये हमारी खुशकिस्मती की बात है, यहाँ बहुत अच्छे प्लेयर आए जिनके बीच दरमियान हम खेल सके। हम यही कहेंगे इस तरह के टूर्नामेंट हर साल होने चाहिए। शुक्रिया। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद प्लेयर्स का ये कहना है कि इस तरह के टूर्नामेंट्स जो हैं वो हर साल होने चाहिए ताकि जो है वो हॉकी के खेल को, जो हमारा कौमी खेल है, उसको फ़रोग़ मिल सके।
इस वक्त कोच हैं जाहिद भट्टी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब बताइएगा, सेकंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हॉकी चैम्पियनशिप के जो मैचेस हैं वो जारी हैं मुल्क भर में, कैसे देखते हैं इस टूर्नामेंट को नौजवान प्लेयर्स के लिए? ये नौजवान प्लेयर के लिए बहुत अच्छा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इकदाम है और जिससे बहुत ज़्यादा हॉकी जो है वो ग्रास रूट लेवल से ऊपर आएगी, तो ये जारी उनका बहुत अच्छा इकदाम है, बेहतर है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल उनका कहना है कि बहुत अच्छा इकदाम है। ये प्लेयर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप बताइएगा कितनी ग्रूमिंग हुई इस टूर्नामेंट से आपको? जी, ये सेकंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टूर्नामेंट हुआ है, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मतलब हम गांव से आए हैं, यहाँ आके खेला है इंटरनेशनल लेवल से पे ट्राफ पे, बहुत अच्छा ये हमें मतलब इससे अच्छा ही फील हुआ है और मज़ा आया यहाँ खेल के। जी बिल्कुल, प्लेयर्स का कहना है कि यहाँ पर खेल कर मज़ा आया है। सेकंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हॉकी चैम्पियनशिप के मैचेस जो हैं वो जारी हैं और हॉकी प्लेयर्स और कोचेस का कहना है कि हॉकी के मैचेस ग्रास रूट लेवल पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हॉकी चैम्पियनशिप के ज़रिए जो हो रहे हैं, इससे कौमी खेल को फ़रोग़ मिलेगा और बहुत जल्द वो दिन दोबारा आएंगे जब हॉकी में पाकिस्तान दोबारा आलमी चैम्पियन बनेगा। और अब चलते हैं अपने अगले शहर की जानिब। बोल जमहूर में खुश आमदीद। मैं हूं झंग से सैयद अदनान नूर। आज के प्रोग्राम में आपको त्रिमू बैराज के मशहूर तफरी पॉइंट का विज़िट करवाएंगे और आज का ये प्रोग्राम झंग सदर से 25 किलोमीटर दूर दरिया जेहलम और दरिया चनाब के संगम पर बनाया गया त्रिमू बैराज है, वहाँ से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ की जो ख़ास तौर पर जो नज़ारे हैं वो दो दरियाए जेहलम और दरिया चनाब जो हैं यहाँ आकर इकट्ठे होते हैं और उसके बाद इस बैराज से वो पानी गुज़रता है। यहाँ की जो फ़िश है चनाब और जेहलम की, ये भी बड़ी मशहूर है और इसे खाने के लिए यहाँ दूर दराज से लोग पहुँचते हैं। और ख़ास तौर पर अगर यहाँ छुट्टियों के दिनों में देखें या कोई भी ऐसा मौका हो जब मौसम खूबसूरत हो जैसा कि आजकल है, तो इन दिनों में स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद भी यहाँ त्रिमू बैराज को देखने के लिए पहुँचती है। उसके अलावा जो झंग से दूर के इलाके हैं, जैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिया जो है बैराज के मगरबी जानिब अगर देखें तो वहाँ से डिस्ट्रिक्ट लिया भी आगे जाकर शुरू हो जाता है और मशरकी और मगरबी दो किनारे हैं इसकी। मशरकी किनारा जो है वो शहर की जानिब है और मगरबी जो किनारा है ये तहसील 18 हज़ारी और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिया वाली साइड पर जाता है। तो यहाँ के जो मुसाफिर यहाँ से गुजरते हैं, ख़ास तौर पर ये हो ही नहीं सकता कि वो इस तफरी पॉइंट पर रुके ना आकर वो यहाँ रुकते हैं, इसे एंजॉय करते हैं, इसके माहौल को, यहाँ की मज़ेदार लजीज जो फ़िश है दरियाए जेहलम की और दरियाए चनाब की, उसे खाते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपको उनके व्यूज़ भी सुनवाएंगे जो मुसाफिर यहाँ से गुजरते हैं और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं इसके तफरी मकाम को विज़िट करने के लिए, उनके रिव्यूज़ भी आपको सुनवाते हैं। यहाँ हमारे साथ स्टूडेंट हमें यहाँ नज़र आए हैं त्रिमू बैराज के इस छोटे से पार्क में। इनसे जानते हैं कि क्या यहाँ जो सहूलियात दी गई हैं पार्क के हवाले से वो काफ़ी हैं या इसे और बेहतर होना चाहिए? जी, ये हमारे जंग का मशहूर तफरी मकाम है, ये हेड त्रिमू है, जहाँ सहूलतें कम हैं बहुत, लेकिन ये एक छोटा सा तफरी मकाम है। यहाँ जो दूर से लोग आते हैं उनके लिए ये बहुत कम है। ये हेड त्रिमू है, इस पर लोग आते जाते हैं लेकिन ये सहूलतों से बहुत कम है। इधर यहाँ पर जो मछली पॉइंट है वो बहुत ही तकरीबन 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो मैं ये मरीम निवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब से कहना चाहूँगा कि वो यहाँ पर इसके करीब करीब त्रिमू बैराज के मछली पॉइंट बनाएं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो इससे लुत्फ़ अंदोज़ उठा सकें।
अच्छा, यहाँ ये बात इन स्टूडेंट की भी कहना है और यहाँ जितने भी लोग आते हैं इस तफरी मकाम पर, उनका यही कहना होता है कि इस जगह पर जो मछली पॉइंट बनाए गए थे, जो जेहलम और चनाब की ताज़ा मछली यहाँ मिलती थी, अब वो यहाँ से उठाकर 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट किए गए हैं। अगर वो पॉइंट त्रिमू बैराज के किनारों पर हों, दोनों साइडों पर, इसके मशरकी किनारे या मगरबी किनारे की जानिब करीब हों, तो यहाँ इसकी रौनकों को और दोबारा किया जा सकता है, इसकी रौनकों में इजाफा हो सकता है। जंग का एक अच्छा पॉइंट है, इधर दरिया जेहलम और चनाब के हम नज़ारे देखने आते हैं और सैर और तफरीह के लिए हम दोस्त वगैरह इधर आ जाते हैं और रात को शाम को या सुबह इधर बैठते हैं और कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। हम लइये से आ रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, जब भी हम इधर से गुजरते हैं तो इधर स्टे करते हैं। इधर माशाल्लाह बहुत अच्छा ये पॉइंट बना हुआ है, इधर हम इधर से वीडियो भी बनाते हैं और उधर जाके हम अपने दोस्तों को ये दिखाते हैं कि ये हमारे इलाके में बहुत अच्छा स्टे है, तो खूब एंजॉय करते हैं। हम बेसिकली उकाड़ा से हैं, हमारा यहाँ से गुज़र हुआ है और हमने देखा त्रिमू हेड 2 दरिया आपस में मिलते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम है। बाकी 1-2 चीज़ों की कमी है, वो बड़े बड़े पार्क्स बना दिए जाएँ, बहुत सी फैमिलियाँ एंजॉय करें। ठीक है, हमारा वज़ीर आला से ये मुतालबा है कि यहाँ पार्क बना दी जाए। यहाँ त्रिमू बैराज के जो सैर व तफरीह का ये एक मशहूर पॉइंट है, तो यहाँ कुछ फैमिलीज भी आई हुई थी, तो मैंने सोचा उनसे भी बात की जाए और यहाँ जाना जाए कि कौन सी ऐसी सहूलियात हैं वो चाहते हैं कि यहाँ होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, सवीर आलम बेग जंग से हूँ। सहूलियात तो बहुत सारी ऐसी हैं जो इधर बन सकती हैं। स्पेशली फैमिली के लिए पार्क्स चाहिए, कुछ ऐसी इंटरटेनमेंट की जगह, जब आउट ऑफ फैमिली आपके जो मोस्टली जो आते हैं मेहमान, उनको हम इधर लेके आएँ और बताएं कि हमारे जंग में ये चीज़ें हैं। जगह भी है और काफ़ी चीज़ें बन भी सकती हैं। अभी देखें, दुआ भी कर सकते हैं कि अल्लाह ताला। सीएम पंजाब से क्या मुतालबा करेंगे, त्रिमू बैराज के हवाले से क्या करना चाहिए? मेरा ये मुतालबा है कि जंग बहुत पुराना ज़िला है, इसके बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो अभी मे बी सीएम पंजाब को मालूम नहीं है, और हमारे जंग ज़िले के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जो हम अपनी जो आउट ऑफ सिटी से जो हमारी फैमिलीज आती हैं उनको हम कर सकें। तो इस बैराज पर क्या होना चाहिए जिससे? इस बैराज पर सबसे पहले तो फैमिली के लिए कोई ऐसा जगह जहां बंदा अपनी फैमिली के साथ प्रॉपर एंजॉय कर सके। अभी आपके सामने ये देख लें, जगह है, यह मजबूरन हर बंदे को अपना सारा कुछ सामान लेके आना पड़ता है, मट्टी वगैरह। अगर यहाँ पार्क बन जाए, प्रॉपर कोई बैठने की जगह, कोई ग्रीन एरिया या ऐसा हो ताकि हम लोग बच्चों के साथ प्रॉपर एंजॉय कर सकें। आबशारें होनी चाहिए या एक अच्छा वसी पार्क होना चाहिए, बच्चों के लिए झूलों के इंतजाम, झूलों का होना चाहिए। और वैसे भी इंटरटेनमेंट के लिए आप जो कुछ कर लें उतना कम है। जितनी इंटरटेनमेंट के लिए आप करेंगे उतनी फैमिली ज़्यादा आएंगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और डेफिनेट फिर हमारे ज़िले का एक नाम होगा। जिस तरह हम बहुत अरसा पहले हम जंग को किसी और हवाले से जानते थे, हमारी दुआ है कि अब हम इस हवाले से जंग को जाने, तो डेफिनेट बड़ी अच्छी बात होगी। ये तो यहाँ फैमिलीज़ भी यहाँ मौजूद हैं, ख़ास तौर पर नौजवान बच्चे, तो इनसे जानते हैं कि इन्हें क्या सीएम पंजाब से क्या रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि त्रिमू बैराज को मज़ीद किस तरह बेहतर किया जा सकता है। मैं सीएम मरियम साहिबा से ये दरख्वास्त करूँगी कि आप यहाँ पे आबशारें बनाएं, ग्रीनरी हो, थोड़ी लोगों के बैठने के लिए जगह हो, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है बैठने के लिए, और भी थोड़े झूले हों बच्चे के लिए ताकि वो इधर खेल सकें। हाँ, सिर्फ थोड़ा कवर एरिया होना चाहिए, कैंटीन होनी चाहिए ताकि यहाँ थोड़ी वैरायटी हो खाने पीने की, और फिश वगैरह भी। यहाँ पर हम फैमिली के साथ आए, हमें बहुत मज़ा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी इंटरटेनमेंट को जगह होनी चाहिए, कवर एरिया होना चाहिए ताकि हम यहाँ पे और एंजॉय कर सकें। यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है, कवर एरिया कोई भी नहीं है, तो कवर एरिया होगा तो ज़्यादा एंजॉय करेंगे। त्रिमू बैराज में किस किस अक़साम की जो मछलियाँ हैं वो पाई जाती हैं, ये जानते हैं यहाँ जो दुकानदार हैं इनसे कि यहाँ जो मछलियों की अक़साम है वो कौन कौन सी होती है। मछली सर रोहू होता है, डमरा होता है, और थैला, सौल, सिंगारा। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन सी जो मछली है वो फ़रोख्त होती है इन दिनों सर्दियों में, जैसे यहाँ रौनकें बहाल हैं इसकी काफ़ी, तो इस सवाल वो सर रोहू चलता है ज़्यादा, रोहू फिश ज़्यादा चलता है। अच्छा, त्रिमू बैराज की जो ख़ास तौर पर रोहू फिश है, ये मौसम सरमा में काफ़ी ज़्यादा फ़रोख्त हो रही होती है दुकानदारों के मुताबिक, और इसमें जायका भी इसका बाकियों की निस्बत ये समझते हैं कि बेहतर है। हम टोबा टेक सिंह से आए हैं और स्पेशली इधर त्रिमू बैराज पे आए हैं फ़िश खाने के लिए। तो दरियाई फ़िश जो होती है, ये जो फार्म की फ़िश है उससे तो बहुत बेहतर है, और वैसे भी यहाँ पे 2 दरियाओं का संगम हो रहा है, जेहलम और चनाब का, तो हम ये व्यू देखने के लिए और फ़िश खाने के लिए सब कज़न्स मिल के
इस टाइम आए हैं तो हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। त्रिमू बराज की गर्मा गर्म जो है ना मछली वो पक कर तैयार हुई है और यहाँ जो खाने के शौकीन हैं इनसे जानते हैं कि इन्हें कैसी लगी और इसके बारे में बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ त्रिमू बराज की मच्छी बहुत टेस्टी है, मज़ेदार है। हम जहाँ भी यहाँ से गुजरते हैं दरिया झेलम या जनाब से यहाँ की फिश ज़रूर खाते हैं। यहाँ से गुजरते हुए ये सारे लोग खाते हैं। ये सर्दियों की सौगात हैं। आज के प्रोग्राम में हमने आपको झंग का मशहूर तफरीह पॉइंट त्रिमू बराज दिखाया और यहाँ जो मछली है दरिया झेलम और दरिया चनाब की, इसके खाने के शौकीन भी जो है उनके रिव्यूज़ भी लिए कि वो इस मछली के जो खाने के लिए इतनी दूर से आते हैं, उस हवाले से भी उन्होंने बताया। तो अब चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की जानब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल जमहूर नौशर अफरोज़ से मैं हूँ मुज़फ़्फ़र अब्बासी। मुख्तलिफ़ सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की बात करेंगे तो वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे भारी किताबी बैग उठाने पे मजबूर हैं। आइए मुख्तलिफ़ स्कूल विज़िट करेंगे, वहाँ पे असातिज़ा तलबात से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है और इसके अलावा मुख्तलिफ़ डॉक्टरों से बात करेंगे कि भारी किताबी बैग उठाने के बाद बच्चों की सेहत पे क्या असरात पड़ते हैं। जी नाज़रीन, गवर्नमेंट सिंध के तहत एक स्कूल चल रहा है, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ और वहाँ पे तलबा मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि ये जो भारी बक्से हैं, किताबें हैं, इतनी भारी किताबें, छोटे छोटे ख़ास तौर पे बच्चे होते हैं, उनके वज़न से ज़्यादा उनके जो किताबें हैं उनका वज़न है, तो क्या कहेंगे ये ख़त्म होने चाहिए? क्या करना चाहिए इसके लिए? ये ख़त्म होने चाहिए क्योंकि हमारे भी कंधों में दर्द हो जाता है। हम लेके आते हैं तो मेरी बाजू में दर्द हो जाता है, बार बार बक्से मतलब बैग लेके आना लेके जाना। तो हमारे जैसे कि बाहर मुल्क में है कि टैबलेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों का होमवर्क भी उसी पे होता है, बच्चों के असाइनमेंट्स भी उसी पे होते हैं, स्पेयर कॉपी जो नोट्स वगैरह बनाते हैं वो भी उसी पे होते हैं और बच्चों को क्यूरीज भी होती है तो वो टीचर से ऑनलाइन ही मतलब कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर ऐसे हमारे स्कूल और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी तो हम इम्प्रूव भी करेंगे और ये इस चीज़ का भी मसला हल हो जाएगा। ये बैग्स लेकर आते हैं, उनमें हमसे ज़्यादा उसमें वज़न होता है। हमारे यहाँ पर तकरीबन पहले तो 7 सब्जेक्ट होते थे, अभी एक्स्ट्रा हो गए, जैसे अरेबिक हो गया, उनकी कॉपीज़ फेयर करनी पड़ती है हमें, उनका कॉपीज़ लेकर आते हैं डेली बेसिस से, उनका भी अलग वज़न होता है। इसलिए इसके 2 सॉल्यूशन हम बताने चाहेंगे आपको। एक टेबलेट प्रोवाइड किए जाएँ यहाँ, वरना ऐसा काम करना चाहिए कि जैसे हम जो बैग्स लेकर आते हैं वो हमारे स्कूल पर रखे जाएँ, फिर हम जो हमें काम मिले वो हम स्कूल पर ही परफॉर्म करें और जो घर का काम है, जो काम की चीज़ है वो घर लेकर जाएं और घर में परफॉर्म करें इसका काम। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना था कि जो बैग्स हैं या तो हमारे स्कूल में रखने चाहिए, 1-2 बुक है वो हम घर ले जाएं, या हमें टेबलेट जो है वो मुहैया किए जाएं ताकि इन भारी बक्सों से जो है वो जान छूटे। हम आगे चलते हैं, मुख्तलिफ पेरेंट्स से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे और डॉक्टर से बात करेंगे कि इन बक्सों की वजह से बच्चों की सेहत पे कितना असर पड़ता है। दुनिया भर में हमने देखा है कि भारी बक्सों, किताबों और कापियों से जान छुड़ाई जा रही है, तो क्या हम कर सकते हैं? कोई पॉलिसी? असल मसला ये है कि ये 3-4 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जो भारी बक्से का सबब है वो 3-4 लैंग्वेजेस हैं। अरबिक पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, सिंधी पढ़ाओ, उर्दू पढ़ाओ। अब 3-4 लैंग्वेजेस जब बच्चे को, छोटे को, जो पहली क्लास में आता है, शुरू हो जाते हैं तो बस्ते बढ़ जाते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि बच्चों को 8वीं क्लास तक मादरी ज़बान में एजुकेशन दी जाए, तो कम से कम लैंग्वेजेस कम हो जाएंगी। एक तरीका, या मादरी को 5 क्लास तक रखा जाए, इंग्लिश को आगे रखा जाए। सही। तो 8 क्लास के बाद जब स्पेशलाइजेशन हम ऐलान कर देंगे तो फिर बच्चा जिस रूट में जाना जाए वो चला जाएगा, तो ये बस्ते कम हो जाएंगे। एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि इन सब्जेक्ट को आपस में जो है कंबाइन किया जाए। जैसे ड्राइंग है, अब हम इंग्लिश का कोई सबक देते हैं तो काबतुल्लाह पे लिखते हैं, स्कूल पे लिखते हैं, तो स्कूल की पिक्चर एक पेज भी वहाँ बनानी, टीचर को बताया जाए कि उस इंग्लिश के सबक में ही वो बना ले, तो ड्राइंग चली जाएगी। अच्छा।
अरबिक को छोड़ के जो इस्लामियात है, इस इस्लामिया को अरबिक में किया जाए तो एक सब्जेक्ट वो चला जाएगा। सिंधी जो यहाँ पाकिस्तान की तालीम दी जाती है, तारीख़ पढ़ाई जाती है, या वो सिंधी सब्जेक्ट में लिखी जाए, कुछ उर्दू सब्जेक्ट में लिखी जाए तो एक वो भी चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर इन चीज़ों को कंबाइन किया जाए और बनाया जाए तो हम उसका बेहतर हल निकाल सकते हैं। इस टाइम पे या एक वालिद के साथ मौजूद हूँ, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है कि भारी जो बक्से हैं उनके बच्चों पे क्या असर पड़ता है। सर पहले तो बड़ी ज़बरदस्त हमने टॉपिक को एक छेड़ दिया है। आजकल हमारे बच्चे जो हैं जितना इनका वेट नहीं है उतना इनका भारी बैग है। इस बैग भारी होने की वजह से इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादातर विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से या टेस्ट करवाते हैं तो इनके स्पाइनल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए हैं, पेन होना शुरू हो गया, नेक पेन, गर्दन में, कमर में, और इतने भारी वज़न लेके जो जा रहे हैं, इस तरह हमारे बच्चों की जो हेल्थ है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। क्या तजवीज़ देंगे, एक वालिद हैं आप, स्कूल इंतज़ामिया या इसके अलावा जो ऊपर गवर्नमेंट में पॉलिसी तालीम के हवाले से बना रहे हैं, उनके लिए क्या तजवीज़ होगी? तो गवर्नमेंट तो अपनी जगह पे काम कर रही है, लेकिन स्कूल असातिज़ा या टीचर्स और माहौल और कम्युनिटी, हम लोग सब लोगों को मिल के काम करना चाहिए। गवर्नमेंट काम यही करेगी, लोड कम कर सकती है, बर्डन कम कर सकती है। प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा जो है वो टीचर्स काम जो है लिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ है मिलावट। अगर ज़्यादा दूध मिलेगा, चीज़ों का हम लोग ख्याल नहीं रखेंगे तो ये हमारे बच्चों के लिए, सेहत के लिए और आगे फ्यूचर के लिए उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ख़ुद का इतना वज़न नहीं जितना उनके किताबों का वज़न है, तो उनकी सेहत पे क्या असर होता है, इस हवाले से आप हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपकी बात सही है कि आजकल जो हमारे पास पाकिस्तान में बॉक्सेस जो हैं या जो बैग्स बच्चे लेके जाते हैं स्कूल्स में, उनमें जो नंबर ऑफ़ बुक्स और उनका जो वेट है वो उन पे मेंटली असर करता है कि भाई सुबह को हम इतने जो है क्या बुक्स लेके जाएंगे, हमें यही पढ़ने हैं, ठीक है ना। और पहले ये होता था कि डिफरेंट क्लासेस होते थे, उसके हिसाब से हम लेके जाते, जब हम छोटे थे तो लेके जाते थे। अब तो पूरा का पूरा जो है ना बक्सा लेके जाना पड़ता है। उसके लिए जो है वो हम तो सजेस्ट करेंगे कि आजकल जो दौर है इंटरनेशनली तो डिजिटल दौर है, उसमें लैपटॉप्स और टैब्स वगैरह ये आ चुके हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस या ये अगर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए तो ये बच्चों के लिए बेहतर होगी। दूसरा ये है कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, जो हमारे लिए क्या कि पूरे दुनिया के लिए दिस इज़ अ न्यू वे ऑफ नॉलेज, तो इसको यूज़ किया जाए तो ये बेहतर रहेगा। इससे क्या होगा कि बच्चे पे जो मेंटल इफ़ेक्ट्स हैं वेट के वो भी कम होंगे, और जो टारगेटेड टॉपिक्स होंगे ना वो आसानी से वो अचीव कर लेंगे। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि ये थोड़ा जो वे ऑफ स्टडी है ये चेंज करना चाहिए। जब एक बच्चा चलता है भारी बक्सा लेकर स्कूल के लिए तो क्या असर पड़ता है? पहली बात ये कि बच्चे की हेल्थ तो सब की एक जैसी नहीं है, मगर जो वेट है वो सबका एक जितना है। अगर 6 क्लास का बच्चा है, अगर वो कमज़ोर है, एक हेल्दी है, दोनों पे वेट एक जितना है, तो ये फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये उसके असरात ये होंगे कि वेट की वजह से उनका जो है वो गेट वो चेंज हो सकता है, उनकी जो ग्रोथ है वो डिस्टर्ब हो सकती है, उनका कद वो नहीं बढ़ता। बच्चा जो पढ़ रहा है उसको रिवाइज़ करने के लिए उसके पास डॉक्यूमेंट मौजूद हो, और टीचर ने जो एफ़र्ट्स लिए हैं, टीचर ने जो फीडबैक दिया है, वो चीज़ें सारी मौजूद हो। सो कॉपी फेयर कराने का यही मकसद होता है, या नोटबुक पे जो होता है काम इसी वजह से किया जाता है कि बच्चे के लिए भी आसानी हो, वो सारी चीज़ें मेंटेन रहें, टीचर के लिए भी आसानी हो, रिवाइज़ कराएं, एग्ज़ाम की तैयारी प्रॉपर कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कॉपी नहीं कराते बच्चे को फेयर याद के लिए, सिर्फ बुक तो वैसे ही उसके पास अवेलेबल था, पढ़ेगा क्या बच्चा? तो रिसर्च करनी है, बच्चे को लिखना है तो वो कॉपी या फिर उसको कंप्यूटर पे लिखना चाहिए, वर्ड में लिखना चाहिए, डॉक्यूमेंट एक्सेल पे लिखना चाहिए। आपने प्रिंसिपल साहबा की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि बच्चों के लिए कॉपी भी जो है वो ज़रूरी है, लेकिन गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि किस तरह भारी जो बक्से हैं उनको कम किया जाए। जी नाज़रीन, मुख्तलिफ़ सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में जो है वो भारी किताबी जो बैग्स हैं उनका इस्तेमाल बच्चों पे कितना असर होता है। मैं इस टाइम पे महानूर शेख साहबा के साथ मौजूद हूँ, वो एक फ़िलहाल स्कूल चलाती हैं। हमें बताइएगा कि मुख्तलिफ़ प्राइवेट और सरकारी
इदारों में जो छोटे छोटे बच्चे जो है भारी किताबी बैग्स उठाने पे मजबूर हैं। तो दुनिया भर में तो किताबें ख़त्म हो रही हैं, यहाँ पे बढ़ती जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? आप खुद एक स्कूल चला रही हैं। स्कूल के लिहाज से हम अगर देखें तो ज़्यादातर बहुत सारे मज़ामीन हैं। बच्चों को जो है इतनी सारी किताबें लेके आने में उसको भी डेली बेसिस पे बहुत तकलीफ़ होती है। हम समझते हैं कि जो जदीद दुनिया जो है, दूसरे ममालिक जो हैं टेक्नोलॉजी की तरफ मुतारिफ़ हो रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी अपने स्कूल्स में, अपने क्लासेस में, अपने बच्चों के हाथों में मुतारिफ़ करवा रहे हैं। तो हमें भी ये जो है पाकिस्तान में भी एक नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, जो बच्चे जो है अपने किताब जो है इतनी ज़्यादा किताबें अपने बस्ते में ना लेकर आएँ, बल्कि उनके हाथों में मौजूद हो। जैसे AI आजकल के टूल्स आ गए हैं, या वो जो टैबलेट हैं, iPads हैं, टेक्नोलॉजी से मुतारिफ़ जो उनकी किताबें हैं वो उनको टेक्नोलॉजी की तरफ से मुतारिफ़ होनी चाहिए। जो साइंस के मज़ामीन हैं, हम जो है यहाँ पर जो साइंस के मज़ामीन पढ़ा रहे हैं वो एक जो है सदियों से चली आ रही किताबें, वही मज़ामीन वही जो हैं पढ़ते आ रहे हैं। मतलब साइंस की किताबें टेक्नोलॉजी की तरफ मुतारिफ़ होनी चाहिए। बच्चों को ज़्यादातर स्कूलों में जो भी मज़ामीन जैसे कि साइंस है, कंप्यूटर है, वो टेक्नोलॉजी के बायस पढ़ाया जाए तो बच्चे जो है एक तो जदीद साइंस को समझने में उनको आसानी होगी, और वो जो इतने सारे भारी किताबें वो अपने कंधों पर लेके आते हैं उनका बोझ भी उस हवाले से कम होगा। नाज़रीन, मैं इस टाइम पे मदरसा हाई स्कूल नौशर अफरोज़ में मौजूद हूँ और भारी जो बैग्स हैं बच्चों के, वो उठाने से बच्चों की सेहत पे मुख्तलिफ असरात पड़ते हैं। मेरे साथ एक टीचर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि सर आप एक वालिद भी हैं और आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, टीचर भी हैं, तो भारी जो बैग हैं किताबी बैग्स वो बच्चे उठाने पे मजबूर हैं, तो क्या पॉलिसी आनी चाहिए कि इन जो भारी बैग्स हैं इनसे जान छुड़ाई जाए? क्योंकि दुनिया भर में जो है वो हमने देखा है कि मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होते हैं पढ़ाई के लिए, वहाँ पे इतनी किताबों की झंझट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि भारी बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके वज़न से ज़्यादा किताबों की वज़न होती है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो हमारी बुक्स का मामला है, वाकई काफ़ी टाइम से ये हमारे बच्चों पे बड़ा बोझ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पे ज़्यादा बड़े बैग्स होते हैं। हमने भी देखा है, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, हम इधर मैं हाई स्कूल का टीचर भी हूँ, तो बड़े बड़े जो है ना सब्जेक्ट हैं, बड़े बड़े किताब हैं, उनमें बड़े बड़े चैप्टर हैं जो बच्चे बड़े मुश्किल से उनकी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मेरी समझ में अभी गवर्नमेंट इस तरफ कुछ ना कुछ सोच रही है और कर रही है। काफ़ी हद तक गवर्नमेंट इसमें इस मामले में काम किया है। आगे भी हम गुजारिश ही कर सकते हैं गवर्नमेंट को, आला ओहदेदारों को, हुकाम को, तो इससे ज़्यादा जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए। उसमें गवर्नमेंट ने अभी 9th 10th में जो है ना सब्जेक्ट के ज़्यादातर पेपर जो है ऑब्जेक्ट टाइप कर दिया है। मुख्तलिफ असातिज़ा, तलबा और डॉक्टरों की बातें सुनी। डॉक्टरों का यही कहना था कि मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में भारी किताबी बक्से उठाने से बच्चों की सेहत पे काफ़ी असर पड़ता है। महकमा तालीम को चाहिए कि मुख्तलिफ ऐसी पॉलिसी लाई जाए ताकि इन भारी किताबी बक्सों से जान छुड़ाई जा सके। आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना। बोल जमूर से मुज़फ़्फ़र अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।